नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा मणिपुर के पश्चिम इम्फाल से शुरू होकर शाम को ब्रेक के लिए मणिपुर के माओ गेट में रुकेगी। बता दें कि कांग्रेस की यह यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी और इसका समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा। 66 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में 6,713 किलोमीटर का सफर पैदल और बस के जरिए कवर किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी जगह जगह रुककर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा में शामिल होने मणिपुर पहुंचे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और यह यात्रा पार्टी नेताओं के मनोबल को प्रभावित करेगी। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से कांग्रेस की न्याय यात्रा का आगाज हो चुका है। ऐसे में भाजपा का कांग्रेस पर निशाना साधना और बयानबाजी करना भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा एक धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ही न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए वो अब दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने हर किसी को उचित सम्मान दिया है और यही कारण है कि हमारी पार्टी में शामिल होने के बाद कोई मुख्यमंत्री है तो कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद है तो कोई विधायक, हमने हमेशा से उनका सम्मान किया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कल रविवार को कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले पार्टी के एक बड़े नेता मिलिंद देवरा ने अपना इस्तीफा दे दिया और वह शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि टाइगर जिंदा है। विपक्ष 2004 के इतिहास को दोहराएगा जब भाजपा शाइनिंग इंडिया के अभियान के बाद भी सत्ता से बेदखल हो गई थी। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस ही एक मजबूत विपक्ष का निर्माण कर सकती है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का एक प्रयास है। उनसे यह पूछे जाने पर कि यात्रा के चलते कांग्रेस अपनी चुनाव तैयारियों को कैसे अंजाम देगी, इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी का संगठन काम कर रहा है और राहुल गांधी यात्रा जारी रहने के बाद भी चुनाव अभियान में शामिल होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। मणिपुर में सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कल रविवार को कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते, वे राम राम करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे एक मुहावरे का सहारा लेकर कहा कि भाजपा और पीएम मोदी को मुंह में राम और बगल में छुरी जैसा आचरण शोभा नहीं देता। जनता के साथ छलावा ना करने की नसीहत देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल वोट हासिल करने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। बता दें कि देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 8.5 महीनों से जातीय हिंसा के संघर्ष से जूझ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के दौरान वहां अब तक कम से कम 180 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने की संभावना है। केरल में एक साहित्य महोत्सव को संबोधित करते हुए थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसकी संख्या को उस स्तर तक कम किया जा सकता है जहां सरकार बनाने के लिए जरूरी उसके संभावित सहयोगी उसके साथ रहने के इच्छुक ना रह जाएं और हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हों। इसलिए हमें एक बार कोशिश करनी होगी। इसी के साथ इंडिया अलायंस में चल रही सीट बंटवारे की चर्चाओं पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुझे अधिक से अधिक राज्यों में पर्याप्त समझौते की उम्मीद है जिससे संभावित हार से बचा जा सके। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अभिनेता प्रकाश राज ने बड़ा दावा किया है। दरअसल उनका कहना है कि 3 राजनीतिक दल 2024 के चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और ऐसा उनकी विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। उन्होंने एक लिटरेचर फेस्टिवल को संबोधित करते दौरान यह बात कही। अभिनेता ने कहा कि अब जब चुनाव आ रहा है तो 3 राजनीतिक दल मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है क्योंकि मैं इस जाल में नहीं फंसना चाहता। उन्होंने कहा कि वे लोग मेरी विचारधारा के लिए नहीं आ रहे, बल्कि इसीलिए आ रहे हैं कि मैं एक मोदी आलोचक हूँ। प्रकाश राज ने कहा कि आज राजनीतिक दलों ने अपनी आवाज़ खो दी है, उनमें सच्चाई नहीं बची है और यही वजह है कि आज इनमें से कई पार्टियां उम्मीदवार खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं। बता दें कि सिंघम और वांटेड जैसी फिल्मों में काम कर चुके
मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने 2019 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा के शिवसेना में शामिल होने के बाद इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि शिंदे गुट उन्हें दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बना सकता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी वजह से मिलिंद देवरा कांग्रेस का दामन छोड़ शिवसेना में शामिल हुए हैं। दरअसल मिलिंद देवरा दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। देवरा परिवार का वहां दबदबा रहा है, लेकिन पिछले 2 आम चुनाव में शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत इस सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में इस बार भी शिवसेना यूबीटी इस सीट पर अपना दावा जता सकती है और गठबंधन के चलते हो सकता है कि कांग्रेस को यह सीट छोड़नी पड़े। इसलिए माना जा रहा है कि अपने टिकट कटने की आशंका के चलते मिलिंद देवरा शिवसेना में शामिल हुए हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ेगी। दरअसल उनका यह बयान मिलिंद देवरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद आया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दक्षिण मुंबई सीट से टिकट कटने की आशंका के चलते ही वह कांग्रेस का दामन छोड़ शिवसेना में शामिल हुए हैं। संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी के भी कुछ नेता 25 से 30 साल पुराना नाता तोड़कर चले गए। ऐसे में निष्ठा, विचार और विचारधारा कहाँ रही? यह सब अब नहीं रहा है। अब केवल सत्ता की राजनीति है, खोखे की राजनीति है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि वह पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि सावंत 2 बार के सांसद हैं, वो उद्धव ठाकरे गुट के साथी ही हैं। उनके दोबारा चुनाव लड़ने में क्या गलत है? मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना को रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राना पिछले कई दिनों से लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे, जहां उन्होंने रविवार रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। खबरों के अनुसार पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और हृदय रोग से संबंधित समस्याएं थीं। आज रायबरेली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जनमानस की आस्था के सम्मान का दिन है। रामलला को अपने मंदिर में विराजित होते देखना भावुक करने वाला क्षण है। इस पर भी राजनीति कल्पना से परे तो है ही, और साथ ही देशवासियों की आस्था का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव के अवसर को सियासी चश्मे से देखना गलत है। राम मंदिर के अभियान में हर देशवासी धर्म, जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र से उठकर जुड़ा था, और अब उनके संकल्प आकार ले रहे हैं। इसे वैचारिक परिवार या पार्टी से जोड़ना अनुचित है। हालांकि संवैधानिक रूप से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें यह सफलता प्राप्त हुई है। इस तथ्य से कोई कैसे इनकार कर सकता है? बता दें कि सीएम योगी का यह बयान इस सवाल के जवाब में आया है, जिसमें उनसे पूछा गया था कि विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा को खास विचारधारा और संघ भाजपा का आयोजन करार देकर कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारा काम आमंत्रण देना था। इसे कोई राजनीतिक चश्मे से देखता है तो उसकी दृष्टि और सोच है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने उस दिन को प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। राजस्थान के वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने इस संबंध में कल रविवार को आदेश जारी किया। सरकार के आदेश के मुताबिक 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सरकार भी 22 जनवरी को अपने अपने प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की शंकराचार्यों पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है और केंद्र की मोदी सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कल रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राणे ने शंकराचार्यों के योगदान पर सवाल उठाकर हिंदू धर्म का अपमान किया है। इसके लिए भाजपा को 22 जनवरी से पहले लोगों से माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने 4 शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर कहा था कि शंकराचार्य प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। यह मंदिर राजनीति के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बना है। भारत से जारी तनाव के बीच मालदीव सरकार ने भारतीय सेना से 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। राष्ट्रपति के मुख्य सचिव अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम ने कल रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक हैं। बता दें कि मालदीव में राष्ट्रपति के चुनाव अभियान के दौरान मोहम्मद मुइज्जू ने इंडिया आउट का नारा दिया था
और राष्ट्रपति बनने के बाद ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार ने भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा था। अब कल रविवार यानी 14 जनवरी को एक बार फिर मुइज़्ज़ू सरकार की ओर से कहा गया है कि 15 मार्च तक भारतीय सेना मालदीव छोड़ दे। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच भी भारत ने जीत लिया है। कल रविवार को खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं बल्लेबाजी कर रही अफगानिस्तान की टीम ने भारत के आगे 20 ओवर में सभी विकेट गंवाकर 172 रनों का टारगेट रखा, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 15.4 ओवरों में ही 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाकर इस मैच को आसानी से जीत लिया और इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज अर्शदीप अक्षर पटेल बिश्नोई और बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने अहम भूमिका निभाई। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 15 जनवरी को पॉजिटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 22,000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं सेंसेक्स पहली बार 73,000 के लेवल पर पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 847 अंक ऊपर 72,568 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 48,076 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।